हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के इस वीडियो के अंदर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली थ्योरी के साथ, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, वीबीटी के अंदर हमसे क्या बोला जा रहा होता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम इन्वॉल्व्स इट्स n-1d, ns, np orbitals और ns, np, nd orbitals into hybridization and then these hybrid orbitals overlap with orbitals of ligands एंड देन इसके बाद क्या देखा जाएगा, विद ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि सेकंड बात मैं यहां पे करूंगा, ये पहला पॉइंट होकर आ गया। दूसरी बात हम देखेंगे क्या होकर आएगा, देन लिगेंड्स डोनेट देयर लोन पेयर्स इनटू these vacant hybridized orbitals of CMA। अलग अलग शेप्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशंस आती हैं वो जरूर यहां पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए ये वाली चीज ध्यान रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन and shapes of complexes। देखिए यहां पे क्या क्या सिचुएशन निकल कर आएगी हमारे पास में। सबसे कॉमन केस जैसा कि मैंने बोला था आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का होगा। शेप कैसी आने वाली है, हमने पहले ही बात करी थी, ऑक्टाहेड्रल इज गोइंग टू बी द शेप हेयर। एंड इस ऑक्टाहेड्रल शेप के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, चलिए एक बार ये बातचीत भी यहां पे करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, शेप इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। यहां पे दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन संभव है, एक होती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए जहां पे d ऑर्बिटल पहले लिख दिया जा रहा होता है, दैट एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड्स टू n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व। देखिए बाकी ऑर्बिटल जो है वो तो आउटरमोस्ट शेल वाले ऑर्बिटल्स हैं। अगर पेनल्टीमेट शेल का d ऑर्बिटल यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसे पहले मेंशन किया जाता है। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ये पहले वाला d ऑर्बिटल है, तो बताइए क्या हुआ होगा। हम बोल सकते हैं हमने यहां पे 2d के ऑर्बिटल्स यूज करे होंगे, कौन से, पेनल्टीमेट शेल वाले, एक आउटरमोस्ट शेल वाला s और 3 आउटरमोस्ट शेल वाले p। तो दिस इज गोइंग टू बी द केस कॉरस्पॉन्डिंग टू n-1d प्लस ns प्लस np वाला हाइब्रिडाइजेशन। देन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होकर आ सकती है हमारे पास में, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये भी बोल सकते हैं, अगर ns के साथ np और साथ में nd ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होकर आए अगर हाइब्रिडाइजेशन में, देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी ऑफ दिस टाइप। कोई और कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल हो तो चलिए उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। यहां पे हम देखेंगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जगह आ जाता है 4, तो आपको पता है यहां पे फिर दो शेप पॉसिबल होकर आ जाएंगी। वन इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, वन इज गोइंग टू बी स्क्वायर। अब देखिए टेट्राहेड्रल में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3। अब बड़ा क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, इफ दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन देन द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड मस्ट बी ns एंड np टाइप। लेकिन स्क्वायर प्लेनर शेप जब आ रही होती है तो हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है dsp2।
देखिए फिर से डी पहले मेंशन किया गया है, इसका मतलब क्या होने वाला है, पक्का कुछ ऑर्बिटल्स पेनल्टिमेट शेल से इन्वॉल्व होने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सो इन दैट केस विच ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी इन्वॉल्व, हम यहां पे देख सकते हैं एक तो होगा n-1 d वाला, साथ में कुछ ns के ऑर्बिटल्स भी होंगे, और कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, np वाले ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होकर आ रहे होंगे। दीज आर गोइंग टू बी द ऑर्बिटल्स दैट आर गोइंग टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब चलिए वीबीटी का एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन सब चीजों के ऊपर कमेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके चल रहा हूं यहां पे, कोबाल्ट अमोनिया होल 6 चार्ज 3+। अब देखिए उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको एक जानकारी ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है, दैट द कॉम्प्लेक्स इज कैसा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब अपने को इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक नेचर, देन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके के जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मेरे दिमाग में यहां पे क्या क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरे को दिमाग में ये आ रहा है कि यहां जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज कोबाल्ट 3+। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये चार्ज आ रहा है ये कोबाल्ट के कारण ही आएगा, तो ये कोबाल्ट 3+ आयन हो गया। सबसे पहले हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखिए कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से रिमूव होकर आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से रिमूव होकर आएगा, तो कुल मिला के जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है कोबाल्ट 3+ की, दैट इज गोइंग टू बी 3d6। चलिए देखते हैं 3d6 का अरेंजमेंट किस तरीके से होकर आएगा, लेट अस टॉक अबाउट दैट। अब ये देखिए, ये रहे 3d के ऑर्बिटल्स, कितने, 5। दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने के लिए, 6, तो चलिए मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूं। दीज आर द 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। अब देखिए क्या होने वाला है, मेरे को यहां पे एक चीज ऑलरेडी पता है कि इसका नेचर डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जबकि अगर आप देखें एज पर दिस अरेंजमेंट, कैन यू सी 4 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड। तो मुझे क्या करना है, मेरी मजबूरी है कि मेरे को इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कैसे होकर आ रही होती है, चलिए वो बातचीत करते हैं यहां पे। तो हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पीछे के ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरीके से मूव होते हुए देखे जाते हैं। अगर ये इस तरीके से मूव हो गए तो अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आएगा वो कैसा आएगा। तो आई थिंक नाउ आई कैन से दैट द डी ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। देखें एक बार, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होकर आ जाएंगे। और अब देखिए क्या हो गया, ये जो 3d वाले ऑर्बिटल्स थे, यू कैन सी यहां से 2 ऑर्बिटल्स मेरे को वेकेंट मिल गए। साथ में क्या होएगा अपने पास में, 4s का ऑर्बिटल ऑलरेडी वेकेंट था, 4p का ऑर्बिटल ऑलरेडी वेकेंट था। ये 4s है, ये 4p है, ये ऑर्बिटल्स हमारे पास ऑलरेडी वेकेंट थे, तो ये भी यहां पे वेकेंट फॉर्म के अंदर ही अवेलेबल रहेंगे, 4s वाला और 4p वाला। अब देखिए अगर हम यहां पे अरेंजमेंट को देखें तो कैन यू सी कि आपको यहां पे 6 ऑर्बिटल्स वेकेंट मिल गए हैं, और हमारे पास हैं भी कितने अमोनिया, 6 अमोनिया है। तो यही 6 अमोनिया क्या करेंगे, अपने लोन पेयर डोनेट करने का काम करेंगे। किसको डोनेट करने वाले हैं ये अमोनिया, इन 6 ऑर्बिटल्स के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले। सो इफ यू सी यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाने की कोशिश करें कौन से, अमोनिया के द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अमोनिया ने एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक और लोन पेयर, ये भी, ये भी, ये भी, इस तरीके से अमोनिया ने क्या किया होगा, 6 लोन पेयर्स यहां पे डोनेट कर दिए होंगे। अब मुझे ये बताइए यहां पे जो अपने को दिख रहा है अरेंजमेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल सकता हूं मैं, 2 d ऑर्बिटल्स फ्रॉम द पेनल्टिमेट शेल हैव बीन यूज्ड एंड रिमेनिंग 4 ऑर्बिटल्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल हैव बीन यूज्ड। सो हम बोल सकते हैं यहां पे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, D2sp3 निकल कर आ जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी द हाइब्रिडाइजेशन। नेचर आपको डायमैग्नेटिक दिया हुआ है तो हम सीधा ही बोल सकते हैं ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होकर आ जाएंगे, 0 निकल कर आ जाएंगे। एज यू कैन सी कि यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अब देखिए मुझे कैसे पता चला यहां पे पेयरिंग करवानी पड़ेगी, एज पर द गिवन डेटा, आपको डेटा दिया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, तो मैंने चीजों को डिसाइड किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर करने की कोशिश करी।
वीबीटी का एक बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि कई बार बिना जानकारी के हमें कोई काम ही नहीं चलकर आ रहा होता। वी नीड दिस इंफॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट एवरीथिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम वीबीटी को छोड़ें और एक बेटर थ्योरी के ऊपर आएं, जहां पे बिना जानकारी के भी हम कॉम्प्लेक्स के बारे में शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स बता पाएं। ठीक है, चलिए एक सवाल देखते हैं पहले इसी के ऊपर। वीबीटी से रिलेटेड ही बोर्ड ने अगर कोई सवाल पूछा हुआ है तो चलिए एक बार उसका डिस्कशन करते हैं। ओके, ये देखिए यहां पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पे। एक इन्होंने रीजन पूछा है, क्या रीजन पूछ रहे हैं देखिए। फर्स्ट वाला पार्ट अभी देखने की कोशिश करते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला हुआ है NiCO होल 4 इज डायमैग्नेटिक, खुद ही बता रहे हैं। फिर साथ में बोल रहे हैं NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। एटॉमिक नंबर आपको निकल का दिया हुआ है एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग। अब देखिए जानकारी तो उन्होंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, अब हम कैसे चीजों का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCO होल 4 ना। अगर आप देखेंगे यहां पे तो बताइए निकल का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 0 है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट इज 3D8 4s2। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता है या तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp3 होने वाली है या dsp2 होने वाली है। खास बात क्या है, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये वाली बात तो बोल ही सकते हैं कि पक्का s का ऑर्बिटल वेकेंट होना चाहिए तभी इट विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जबकि देखिए आपके तो s के ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे अपने को समझ में आ रहा है एज पर द हाइब्रिडाइजेशंस दैट इस s के ऑर्बिटल को अपने को क्या करना पड़ेगा, वेकेंट करना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहां पे d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10। अभी कितने आ रहे हैं, 8। क्या ये s के इलेक्ट्रॉन चाहे तो d में अकोमोडेट होकर आ सकते हैं, यस, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह भी है। इससे 2 अच्छे काम होकर आ जाएंगे। एक तो क्या s ऑर्बिटल खाली होकर आ जाएगा, सो इट कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि हमको चाहिए भी था। तो चलिए वही बात यहां पे करते हैं। तो आई कैन सिंपली से 3D8 4s2 के बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कैसा अरेंजमेंट आ जाएगा, 3D10। और देखिए 3D10 का मतलब क्या हो गया, साफ साफ पता चल रहा है d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होकर आ गया। चलिए मैं यहां पे इंडिकेट भी कर देता हूं, ये रहे अपने पास में d के ऑर्बिटल्स। एंड देखिए 3D10 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होकर आ गए हैं। इसका मतलब आपको पता है कि अगर मेरे को कोई वेकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करने हैं तो मुझे आउटर मोस्ट शेल से लेने पड़ेंगे। मैं 3D के ऑर्बिटल्स तो नहीं यूज कर सकता। तो ये रहा मेरा 4s का ऑर्बिटल और ये रहे मेरे 4p के ऑर्बिटल्स, जिनको मैं यूज करने वाला हूं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। अगर ऐसा है तो बताइए इन्हीं ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया जाएगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट यू कैन सी व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन, sp3 इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और फिर CO क्या करने वाला है, अपने लोन पेयर डोनेट करने वाला है। कहां पे, इन वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। सो इफ यू सी दैट CO ने एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, इस तरीके से अपने लोन पेयर क्या कर दिए होंगे, डोनेट कर दिए होंगे यहां पे। एंड दिस इज गोइंग टू बी द केस। तो बताइए NiCO होल 4 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन कमिंग आउट टू बी sp3। एंड आप देख रहे हैं कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और उसी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होने के कारण नेचर कैसा आ जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। sp3 है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए एक और कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया हुआ है उसके बारे में बातचीत करते हैं। दैट इज NiCl4 2 नेगेटिव। दे आर सेइंग इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आपसे पूछा नहीं गया है ये कैसा होता है, इन्होंने खुद ने बोल दिया है कि ये पैरामैग्नेटिक है, हमें सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करना है। तो देखिए कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। टॉकिंग अबाउट NiCl4 2 नेगेटिव, ये देखिए NiCl4 है, 2 नेगेटिव है। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन कुड बी sp3 या फिर क्या dsp2, कैसी भी सिचुएशन होकर आ सकती है। चलिए एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे, देखिए निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी +2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे निकल के अंदर से, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 3D8।
अब देखिए 3d8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट किस तरीके का आने वाला है, चलिए उसको ऑर्बिटल डायग्राम में ड्रॉ करते हैं एक बार। 3d8 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होकर आ जाएंगे, ये देखिए एक बार। दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ 3d8। अब देखिए यहां पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दूं और एक डी का ऑर्बिटल वेकेंट करवा लूं। ठीक है, अगर डी का ऑर्बिटल वेकेंट हो गया तो यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन DsP2। सोच के देखें। लेकिन खास बात यह कि मेरे को कॉम्प्लेक्स का नेचर देखिए कैसा चाहिए, इन्होंने खुद ने बोला हुआ है ये कॉम्प्लेक्स अपने को पैरामैग्नेटिक चाहिए। पैरामैग्नेटिक चाहिए मतलब वी नीड टू हैव सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को पीछे ले जाऊंगा फिर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए फ्रॉम द गिवन जानकारी इट इज क्लियर टू अस कि हम इलेक्ट्रॉन को यहां पे पेयर नहीं करवाएंगे और चुपचाप सिर्फ बाहर के ऑर्बिटल्स को ही हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे। ये रहा 4s वाला ऑर्बिटल, ये रहा 4p वाले ऑर्बिटल जो सब वेकेंट है। एंड इफ आई यूज ऑल दी ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन देन हम बोल सकते हैं इस बार हाइब्रिडाइजेशन कैसी आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। So here also we can see that the hybridization is going to be sp3 एंड शेप वही टेट्राहेड्रल। नेचर कैसा आ जाने वाला है तो हम बोल सकते हैं नेचर यहां पे पैरामैग्नेटिक तो आ रहा था, ये तो हमको बोला भी गया है। लेकिन क्या आप ये भी देख पा रहे हैं यहां पे कि यू कैन सी दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं n बराबर 2b आ जाएगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करें तो n इंटू n प्लस 2 वाले फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है वो हम यहां पे √8 के बराबर मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे होते हैं इन बोर मैग्नेटॉन। दिस वॉज सपोज टू बी एक्सप्लेन, हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। ये जो ऑर्बिटल्स बनकर आएंगे कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर हम चाहें तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या हुआ होगा, चार नए ऑर्बिटल्स बनकर आ गए होंगे जो इक्वल एनर्जी के होंगे। यू नो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, ऑल द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी ऑफ इक्वल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे कौन से हैं, sp3 वाले चार ऑर्बिटल्स हो गए। और इन्हीं sp3 वाले चार ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होकर आएगा, लोन पेयर डोनेशन देखा जाएगा लीगेंड्स के द्वारा। अब अगर लीगेंड्स यहां पे लोन पेयर डोनेट करें तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि लीगेंड ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, लीडिंग टू टेट्राहेड्रल शेप, पैरामैग्नेटिक नेचर। हाइब्रिडाइजेशन जो आ रही है वो अपने को ऑलरेडी नजर आ रही है किसके बराबर, sp3 के बराबर। दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट में उन्होंने ये पूछा है, CO इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन अमोनिया। अब इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए CO के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन एक्चुअली डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। अब देखिए यहां पे मैं आपको क्या बोल सकता हूं इसके बारे में, CO के अंदर विच इज द डोनर एटम, कार्बन डोनर एटम है। कार्बन कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन हेयर। अब देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हम क्या बोल सकते हैं, लेसर अट्रैक्शन फॉर इट्स लोन पेयर। देखिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम अट्रैक्शन रखता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कार्बन के केस में क्या होएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो लेसर अट्रैक्शन फॉर इट्स लोन पेयर। और अगर लेसर अट्रैक्शन फॉर इट्स लोन पेयर है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डोनेटिंग देखी जाएगी, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा। यही बात अगर हम किसके बारे में करें, अमोनिया के बारे में करें, तो आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने लोन पेयर को अपने पास ही खींच के रखेगा, इसलिए इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो आई कैन से कि अमोनिया में क्या देखा जाएगा, डोनेटिंग टेंडेंसी कम देखी जाएगी। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब जो अच्छा डोनेशन करेगा वो ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कहलाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि CO इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बिकॉज इट इज डोनेटिंग लोन पेयर इजीली। अमोनिया इज अ रिलेटिवली वीकर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्योंकि अमोनिया अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट करने को तैयार नहीं है। नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव अ टेंडेंसी टू होल्ड इट्स लोन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। फाइन, चलिए यहां जो हमने बातचीत करी है सारी बातचीत किससे रिलेट होकर आ रही है, VBT के थ्रू रिलेट होकर आ रही है।
जैसा कि मैंने बताया वीबीटी में आपको जानकारी दी हुई होनी चाहिए, आप उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर जानकारी के बिना काम चलाना हो तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए चलिए अब एक बेहतर थ्योरी के ऊपर स्विच करते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। वहां हम देखेंगे कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजों को समझने के बाद में we don't need any information and we will be able to predict everything about the complex। चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरी को, that is called CFT, crystal field theory। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। CFT is our theory। अब देखिए CFT के अंदर क्या देखा जा रहा होता है, तो सबसे पहले हमें यह वाली बात ध्यान रखनी है कि इंटरैक्शन क्या बोल रहा हूं यहां पे, इंटरैक्शन बिटवीन CMA एंड लिगेंड्स इज आयनिक। अब आयनिक कैसे, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं CMA इज अज्यूम्ड a point positive charge which is approached by point negative charges called ligands। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है यहां पे, एज लिगेंड्स अप्रोच CMA द outermost d orbitals of CMA the d orbitals of CMA face repulsions and get splitted into different energy levels। गेट स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। इसी के कोरस्पॉन्डिंग देखिए स्प्लिटिंग किस तरीके से होकर आएगी ये हमको समझना पड़ेगा, और फिर हम बातचीत करेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए एक एक करके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, हम ऐसा मान सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम ओरिजिन पे है और लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं कहां से, एक लीगेंड प्लस एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, एक माइनस एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, एक प्लस वाई से आ रहा है, एक माइनस वाई से आ रहा है, एक प्लस जेड से आ रहा है, एक माइनस जेड से आ रहा है। अगर लीगेंड इस तरीके से अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को तो हम क्या देख पाते हैं, यहां पे हम ये वाली बात देख पाते हैं कि सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं और वो दो एनर्जी लेवल्स में ब्रेक कर जाते हैं। देखिए डी के ऑर्बिटल्स होते कितने थे, कुल मिला के 5। ये 5 ऑर्बिटल्स की देखिए स्प्लिटिंग होकर आ गई है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होकर आ गए। एज यू कैन सी ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को T2G ऑर्बिटल्स नाम दिया जाता है। ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, बेसिकली DXY, DYZ, DZX। आपको शायद समझ भी आ रहा होगा, ये सारे ऑर्बिटल्स वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर्स होती है ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बताइए आने वाले लिगेंड्स के कारण इनको ज्यादा रिपल्जन फेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इनका लेवल थोड़ा लो रह गया। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको नाम दिया जाता है EG ऑर्बिटल्स। ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं DX² माइनस Y² और DZ²। अब ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, चलिए एक बार ये देखते हैं यहां पे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये 2 ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं, आपको पता है इनके लोब्स और इनके लोब्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होते हैं और वहीं से ही हमने लिगेंड को आता हुआ इमेजिन किया है। तो बताइए इन ऑर्बिटल्स को जबरदस्त रिपल्जन फेस करना पड़ेगा लिगेंड्स के कारण। एज ए रिजल्ट इनका एनर्जी लेवल क्या हो गया है, ज्यादा होकर आ गया है।
ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, दैट एनर्जी गैप इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा ओ। द सेपरेशन इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा ओ। अब देखिए यहां पे अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा तो आपके सामने क्या चॉइस आने वाली है, चलिए ये देखते हैं एक बार। देखिए अगर सेंट्रल मेटल एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहां भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां और भर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहां और भर देंगे। अब देखिए जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम में चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा यहां से कंट्रोवर्सी क्रिएट होकर आएगी। तो व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज, एक तो आपको ये नजर आ रहा होगा अगर सेंट्रल एटम में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d1 है, 3d2 है या 3d3 है। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो क्या हम देख सकते हैं फिर तो 3d वाले शेल से 2 ऑर्बिटल्स हमेशा खाली मिल जाएंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और अगर पेनल्टीमेट शेल दैट इज 3d, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये किसके हैं, 3d के हैं। अगर पेनल्टीमेट शेल से ही 2d के ऑर्बिटल्स खाली मिल जाते हैं तो बताइए फिर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर आ जाएगी। मैंने कहा भी था पेनल्टीमेट शेल से 2d के ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन। हां चलिए ये तो क्लियर होकर आ गया हमको। कैन आई ऑल्सो से कि भैया अभी तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई है तो जो कॉम्प्लेक्स का नेचर आएगा वो पक्का पैरामैग्नेटिक आ रहा होगा और n बराबर या तो 1 या 2 या 3 की पॉसिबिलिटी क्रिएट होकर आ रही है। हां पर ये तभी जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो। अगर सेंट्रल एटम के अंदर 4 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो देखिए चौथे इलेक्ट्रॉन को कहां भरा जाए ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर हम चाहें तो हम यहां पे भी फिल कर सकते हैं क्योंकि खाली जगह पड़ी हुई है, पर आपको यह भी पता है चौथा इलेक्ट्रॉन चाहे तो हम नीचे भी तो पेयर अप कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक तो सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई होकर आए। हम चाहे तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की क्या करवा सकते हैं, पेयरिंग करवा सकते हैं। अब यही हमें डिसाइड करना है कि चौथे इलेक्ट्रॉन को कहां रखा जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिगेंड का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। ये क्या चीज होती है, चलिए समझते हैं एक बार। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। यहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, लिगेंड्स आर अरेंज्ड, ligands are arranged in increasing order of their tendency, increasing order of their tendency to pair electrons of CMe. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CMe। हम क्या करेंगे, हम लिगेंड्स को अरेंज कर देंगे। किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उनकी पेयरिंग कैपेसिटी के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। देखिए यूजुअली ये देखा जा रहा होता है कि अगर अपने डोनर एटम्स कौन कौन से हैं, तो आई एम सेइंग ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन, ये डोनर वाले लिगेंड्स हैं, डोनर लिगेंड्स। अगर लिगेंड्स में से ये लोन पेयर डोनेट करने वाले लोग हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये लोग वीक फील्ड लिगेंड माने जा रहे होते हैं। जबकि अगर डोनर एटम्स कौन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है या फास्फोरस है, अगर ये डोनर वाले लिगेंड्स हैं देन हम ऐसा देखते हैं कि ये लिगेंड्स कैसे माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स माने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, इसका मतलब हम क्या बोल पाएंगे, वी कैन सिंपली से दे आर केपेबल ऑफ पेयरिंग, केपेबल ऑफ पेयरिंग। अब देखिए पेयरिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है, एक बार समझ के देखते हैं। देखिए पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नीचे ही एडजस्ट हो रहा है तभी तो पेयर होएगा, वरना तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता, ऊपर चला जाता। अब देखिए कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जाए खर्चा तो होने वाला है। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो ऊपर जंप करेगा। नीचे अगर वो एडजस्ट हो रहा है तो वहां पे भी एनर्जी इन्वॉल्व होकर आती है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी P। तो अब देखिए जो भी एनर्जी कम होगी हम उसको प्रेफर करेंगे,
व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए पेयरिंग कब होकर आने वाली है, जब हम देखते हैं डेल्टा ओ क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी। अब देखिए डेल्टा ओ एज कंपेयर टू पी अगर ज्यादा है तो कहना से गैप बहुत ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ऊपर तक पहुंचाने में बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो हम इलेक्ट्रॉन से कहेंगे भाई तुम तो नीचे ही एडजस्ट होके आ जाओ क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। तब हम क्या करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे। तो ध्यान रखिए इस केस में पेयरिंग होकर आ रही होती है, ऐसे लिगेंड्स को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बुला रहे होते हैं जो पेयरिंग करवा देंगे। यहां पे क्या देखा जाएगा, देखिए वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स का मतलब क्या बोलेंगे हम, नॉट केपेबल ऑफ पेयरिंग। और देखिए अगर यहां पे पेयरिंग नहीं होकर आ रही है तो हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई करने वाले हैं, हम सीधा सीधा ये वाली बात बोलेंगे, इस बार डेल्टा ओ कम होगा एज कंपेयर टू पेयरिंग। अब मुझे बताइए यहां पे आपको फील होकर आ रहा है क्या कि अगर गैप कम हुआ इन दोनों ऑर्बिटल्स के लेवल के बीच में, अगर गैप कम हुआ तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इजीली यहां पे जंप कर जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो हम बोलेंगे इस बार इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दोनों ऑर्बिटल्स वेकेंट अवेलेबल नहीं होकर आएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट होकर आ रही है। चलिए इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उससे और अच्छा आइडिया लगकर आएगा कि कब पेयरिंग होगी कब पेयरिंग नहीं होकर आएगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो चलिए दो कॉम्प्लेक्सेस चूज करते हैं और उनके थ्रू स्टडी करेंगे। सो व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट इज दीज एग्जांपल्स। देखिए एक एग्जांपल मेरे को जो दिया हुआ है, सपोज दैट इज FeCN6 चार्ज 3 नेगेटिव, और दूसरा एग्जांपल जो दिया हुआ है मेरे को दैट इज गिवन एज FeF6 चार्ज 3 नेगेटिव। दीज आर द टू कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए इन कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे क्या देखने को मिलता है, देखिए आयरन 3+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5। अब बताइए 3d5 के अंदर हम क्या करते हैं, देखो दिख भी रहा होगा सबको, हैं दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। इलेक्ट्रॉन्स की कैसे स्प्लिटिंग करवा देते हैं, देखिए ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होकर आ गई है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए अपने पास में डोनर एटम कौन है, कार्बन, मतलब लीगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है मतलब पेयरिंग हो जाएगी। अब बताइए 5 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग के हिसाब से मैं कैसे भरूं, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिलअप कर दें, देन आपको दिख रहा होगा 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स बच गए हैं विच कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए इस वेकेंट ऑर्बिटल्स के कारण D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर से शेप तो अपने को दिख ही रही थी, ऑक्टाहेड्रल। कैन आई ऑल्सो से दैट द नेचर इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक हेयर, एंड आपको यह भी दिख रहा होगा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बताइए वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कैन आई सिंपली से यहां पे हमको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कौन सा, ये वाला अकेला इलेक्ट्रॉन। और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू √3 बोर मैग्नेटॉन के बराबर आ जाएगी, आपको फॉर्मूला पहले ही बताया हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी द केस। देखिए यहां पे मेरे को कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं थी, फिर भी मैंने कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर ली, शेप डिटरमाइन कर ली, मैग्नेटिक नेचर को भी डिटरमाइन कर लिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं FeF6 3 नेगेटिव के बारे में। यहां क्या होकर आने वाला है, चलिए फिर से देखते हैं एक बार। आयरन फिर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, इट इज 3d5। अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी आ जाएगी, ये रहे 2 ऑर्बिटल्स यहां पे, ये रहे 3 ऑर्बिटल्स यहां पे। दीज आर द ऑर्बिटल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं अपने पास में कि अरेंजमेंट कैसा आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने भरने के लिए, 5। लीगेंड कैसा है, फ्लोरीन। मैंने आपसे बोला था हेलोजन एटम्स जो है वो वीक फील्ड लिगेंड बोले जाते हैं, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अब बताइए 5 इलेक्ट्रॉन भरने और पेयरिंग नहीं करवानी, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां फिल कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन फिलअप होकर आ गए, अब आपको दिख रहा होगा पेनल्टीमेट शेल से कोई डी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होंगे, किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। और अगर डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है तो आई कैन सिंपली से इट एज, इस बार मेरे को बोलना पड़ेगा डी ऑर्बिटल ये वाले नहीं आ रहे तो आपको बाहर के डी ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे। देन आई विल से व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। एंड आई कैन से इस बार जो नेचर आ रहा है, देखिए कैसा आ रहा है, फिर से पैरामैग्नेटिक नेचर आ रहा है। और यू कैन सी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 5, नीचे 3 ऊपर 2, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू की जो वैल्यू आती है एज पर आवर फॉर्मूला 5.92 बोर मैग्नेटॉन के बराबर आ जाएगी।
यहां पे हम कॉम्प्लेक्सेस को कई बार इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बुलाते हैं, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, अगर अंदर का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है देन वी कॉल दिस एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे। और जहां पे पेयरिंग होकर आ रही होती है वहां हम इसको नाम दे देते हैं क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं जो अपने पास डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है वो बाहर वाले शेल का डी ऑर्बिटल है। अगर बाहर वाले शेल का डी ऑर्बिटल है तो हम क्या देख पाते हैं यहां पे? वी कॉल इट एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इस केस में पेयरिंग नहीं होकर आई है, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे? हम इसको नाम दे देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये नाम दे दिया जाएगा इन कॉम्प्लेक्सेस को। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस को हमने यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में ही मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। आपको पता है वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। हाँ, लेकिन खास बात यह होती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डील करने के लिए एक तो मैं ये बता रहा हूं आपको क्या? स्प्लिटिंग पैटर्न नॉट रिक्वायर्ड। स्प्लिटिंग पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से काम चल जाता है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स इज इनफ। सिर्फ इतनी ही चीज से हमारा क्या होएगा? काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार कैसा केस निकल कर आता है। पर उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाह रहा हूं, पर्टिकुलरली कौन से कॉम्प्लेक्स के बारे में? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम देखते हैं ऊपर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 3, नीचे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 2, और इन दोनों के बीच का गैप जो पहले डेल्टा ओ बुलाया जा रहा था इस बार वो बुलाया जाता है डेल्टा टी। टेट्राहेड्रल में शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कम लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए हम देखते हैं यहां पे जो स्प्लिटिंग होती है वो कम देखी जाती है, एंड दैट इज सीन टू बी ऑलमोस्ट 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। तो देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं कि टेट्राहेड्रल के केस में गैप बहुत कम निकल कर आ रहा है। इनफैक्ट ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो गैप आधे से भी कम निकल कर आ रहा है। सच इज कमिंग आउट टू बी द अरेंजमेंट हियर। अब मुझे बताइए, ये गैप कम है, इसका मतलब क्या होएगा? शायद इलेक्ट्रॉन पेयर होना ही नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो कहां जाना चाहेंगे? ऊपर ही जाना चाहेंगे, ऐसा लग रहा है। तो मुझे ये बताइए यहां पे क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? कैन आई सिंपली से इन दिस केस दैट वेरी लेस चांसेस ऑफ पेयरिंग? वेरी लेस चांसेस ऑफ पेयरिंग। और अगर पेयरिंग नहीं होकर आएगी तो बताइए फिर तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए? हाई स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। दैट इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ क्या? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऊपर बोर्ड ने किस तरीके का सवाल पूछा था। जो भी सीएफटी के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे चलिए वो देखते हैं अब एक बार। ओके, देखिए सबसे पहले ये बोल रहे हैं क्या? व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व? आपको पता है जस्ट अभी अभी अपन यही डिस्कशन करके आए हैं क्या कि टेट्राहेड्रल में ऑर्बिटल्स के बीच में गैप कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नीचे एडजस्ट होना पसंद नहीं करते, वो ऊपर जंप कर जाते हैं। और अगर वो ऊपर जंप कर जाएंगे तो बताइए इसका मतलब हम क्या बोल पाएंगे? हम बोल पाएंगे पेयरिंग नहीं होकर आने वाली है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे एडजस्ट हुए ही नहीं। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो बताइए फिर कैसा कॉम्प्लेक्स आएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनकर आएगा। इसीलिए शायद ये बोल रहे हैं कि लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे? रेयरली ऑब्जर्व होते हुए देखे जाएंगे। थोड़ी देर पहले ही हमने थ्योरी में अभी अभी उस बात का डिस्कशन किया है। हमने बोला भी था गैप बहुत कम है, इसीलिए ऐसा बिहेवियर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ और सवाल अगर हो तो उसको भी हम यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये वाला पॉइंट हमको समझना रहे। ठीक है, देखिए यहां पे इन्होंने एक राइटअप दिया हुआ है और उसके बाद हमसे ये बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज कलर्ड।
ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कलर्ड है, और फिर पूछ रहे हैं जब इसको हीट कर देंगे तो क्या बिहेवियर आता हुआ देखा जाएगा। ये हमको यहां पे समझने की कोशिश करनी है। चलिए, तो कलर से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होता है सीएफटी के अंदर, ये आपको जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूं। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज, एक तो अपन इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर देते हैं एंड इसको एक पर्टिकुलर साइड पे मूव कर लेते हैं, अपने लिए ठीक रहेगा। So I am simply going to move it here so that I can have enough space to explain the things. ठीक है, चलिए, ये जो अपने पास सवाल है इसको अपन कलर के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पे अपने पास में मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ बातचीत कर रहा हूं। हाउ इज दैट डन, देखते हैं एक बार। टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले कर रही होती है। व्हाट इज दैट, इट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन का क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं क्या, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। किस तरीके से, यहां पे 2 ऑर्बिटल होंगे, यहां 3 ऑर्बिटल होंगे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है हमें पता है ये डेल्टा ओ के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो एग्जामिनर ने बोला है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा टाइटेनियम +3 के अंदर प्रेजेंट है, और टाइटेनियम +3 का मतलब हो गया 3d1। 3d1 का मतलब क्या आ रहा है अपने पास में, देखिए यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दिस इज कमिंग आउट टू बी द अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है बेसिकली, ये मैं आपको यहां पे बताता हूं। जब आप एक कॉम्प्लेक्स को लेंगे और आप इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिराएंगे, आपको पता है व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी रेडिएशंस, विबग्योर से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम देखते हैं विबग्योर का ही कोई हिस्सा ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा और अपने आप को जंप करके हायर ऑर्बिटल के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे ही इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरी, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी और ये जंप करके हायर ऑर्बिटल में चला गया। हायर ऑर्बिटल में जाने के बाद में ये वापस लौटेगा, और वापस लौटते टाइम अगर ये विजिबल रेडिएशंस एमिट करता है तो हमें कंपाउंड कैसा मिलेगा, कलर्ड मिल रहा होगा। ठीक है, ये चीज यहां पे इन्होंने मेंशन भी करी हुई है थ्योरी वाले स्टेटमेंट के अंदर, वही चीज मैं यहां पे भी आपसे बोल रहा हूं। तो आई एम सिंपली सेइंग इज दैट, देखिए, आप पहली चीज तो एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए। तो व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज डेल्टा ओ इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा एब्सॉर्ब। मतलब वो कौन सी वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा वो डेल्टा ओ के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, अब अच्छी बात ये निकल कर आ रही होती है क्या, इफ लैम्डा एब्सॉर्ब्ड लाइज इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन की वेवलेंथ क्या होती है, तो हम बोलते हैं अंदाजन 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक देखी जाती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर लैम्डा एब्सॉर्ब इस रीजन के अंदर लाए करेगा तो हम देख सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स विल बी कलर्ड। ये कॉन्सेप्ट देखा जा रहा होता है। अब देखिए यहां पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और इजीली डी ट्रांजिशन कर सकता है। यस, लोअर डी से हायर डी के अंदर जंप कर सकता है। उसी डी ट्रांजिशन के कारण ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाने वाला है, कलर्ड हो जाने वाला है। क्या उस कलर को समझाने के लिए हमने सीएफटी की बात करी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात करी। यस, ये भी ध्यान रखना है, ये जो डेल्टा ओ होता है इस टर्म का नाम रखा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। टर्म याद रखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर कभी पूछ लिया जाता है इसका मतलब क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि लिगेंड्स के पास आने के कारण डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होकर आ जाती है, और स्प्लिटिंग के बाद उनके बीच का जो सेपरेशन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा ओ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तो कॉम्प्लेक्स बना, इसीलिए मैंने इस तरीके की स्प्लिटिंग की बात करी। नाउ देखिए सेकंड पार्ट में ये लोग क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में ये लोग बोल रहे हैं कि व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग द कॉम्प्लेक्स दिस। अब देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है TiH2O6, बाहर लिखा हुआ है क्या, Cl3। जब हम इस कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं तो हम देखते हैं ये पानी इवेपोरेट होकर आ जाता है और आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ टाइटेनियम 3++3Cl- मिल जाएंगे।
अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो टाइटेनियम 3+ है, दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला आयन। ठीक है, अगर यहां पे कोई लीगेंड्स प्रेजेंट नहीं है, देखिए इस बार क्या सिचुएशन आ गई है, नो लीगेंड्स प्रेजेंट। और अगर नो लीगेंड्स प्रेजेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं नो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और अगर डी ऑर्बिटल्स की कोई स्प्लिटिंग ही नहीं होकर आई तो व्हाट वी कैन अज्यूम, इसका मतलब तो डी ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, पांचों की पांचों। और अगर पांचों डी ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फिर तो यहां पे डी डी ट्रांजिशन संभव ही नहीं है, क्योंकि डी के दो अलग अलग लेवल ही क्रिएट होकर नहीं आए। डी डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल हेयर, इसीलिए हम बोलेंगे ये कंपाउंड क्या नहीं शो कर पाएगा, कलर नहीं शो कर पाएगा। ये कैसा रहेगा, कलरलेस या व्हाइट कलर देखा जाएगा। ये लॉजिक हम यहां पे लगा सकते हैं। जब तक लीगेंड्स थे तब तक कॉम्प्लेक्स था, तब तक स्प्लिटिंग हुई। जैसे ही लीगेंड्स हट गए, कॉम्प्लेक्स नहीं है और अब स्प्लिटिंग नहीं होकर आ रही है। सो यू आर नाउ नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व कलर। यहां पे इन्होंने यही बात समझाने के लिए बोला हुआ था, पूरा एक्सप्लेनेशन हमने यहां पे दे दिया। ठीक है, चलिए कलर से रिलेटेड कोई और बातचीत अगर होकर आती है तो उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे भी इस तरीके का ही कलर से ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जो सवाल है इसको एक तो थोड़ा सा साइज में हम छोटा कर लेते हैं अपने लेवल पे, एंड देन अगेन एक साइड पे मूव कर लेंगे। इनफ, वैसे साइज कुछ ज्यादा ही छोटी होकर आ गई है, बट ठीक है, आई थिंक वी कैन मैनेज दिस। हाँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन यहां पे पढ़ ही दूंगा एंड देन वी विल गो टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस। लेट अस इंक्रीज द साइज समवॉट एंड वी कैन मूव इट हियर। या दिस इज इनफ स्पेस फॉर मी। चलिए एक एक करके यहां पे सवाल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भी सवाल कलर के ऊपर बेस्ड है। यहां इन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख के दिए हुए हैं, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब लिखी हुई है, कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट लिखा हुआ है, और फिर साथ में ये भी बता रहे हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द कलर ऑब्जर्व्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। ये इन्होंने अपने को जानकारी दी हुई है। अब देखिए हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इन्होंने अपने से क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये, आपको पता है हमने बोला भी था लीगेंड की जो स्ट्रेंथ होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने लीगेंड्स को अरेंज किया था। कुछ लीगेंड्स केपेबल ऑफ पेयरिंग थे, उनको स्ट्रॉन्ग लीगेंड माना गया था। कुछ लीगेंड्स नॉट केपेबल ऑफ पेयरिंग थे, उनको वीक लीगेंड्स माना गया था। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे लीगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में कैटेगराइज किया था। उसी का नाम था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्दर ये पूछ रहे हैं डेल्टा ओ डेल्टा टी में क्या रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया था डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ होता है, आधे से भी कम वैल्यू निकल कर आ रही होती है। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया। सेकंड सवाल के अंदर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कोबाल्ट का जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट का जो अमीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बताएं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपने को क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो शायद आपको ये वाली बात फील होकर आ रही होगी कि यहां जो सिचुएशन है, देखिए यहां पे कार्बन डोनर एटम है, यहां पे नाइट्रोजन डोनर एटम है। खास बात यह कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अब अगर आप एग्जैक्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करते हैं तो आपको यह पता चलेगा CN- ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है एज कंपेयर टू क्या, अमोनिया। अगर साइनाइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड आ रहा है एज कंपेयर टू अमोनिया, सो व्हाट आई एम सिंपली गोइंग टू से हियर इज दैट, ये देखिए एक बार साइनाइड आयन से मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, आपको पता है स्ट्रॉन्गर लिगेंड के केस में तो डेल्टा ओ ज्यादा निकल कर आ जाता है। तो पक्की बात है यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। अब देखिए यहां पे डायरेक्टली तो ये वाली बात नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद की हुई है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है, तो आप इस सवाल को बेटर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने बोला ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो इसका डेल्टा ओ ज्यादा होएगा, और डेल्टा ओ ज्यादा होएगा इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका लैम्डा एब्जॉर्ब्ड क्या होएगा, कम। आपको पता है अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा ओ वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्ब।
इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इसको इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है। हमसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे ये वाली बात बोली जा रही है कि आप इनको वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। देखिए कैसा इंक्रीजिंग ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है, ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने किन दोनों को डिसाइड किया, इन दोनों को डिसाइड किया। इसके अंदर हम ये वाली बात बोल रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या होएगा, डेल्टा ओ ज्यादा, तो ये कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू दिस। ये हमको समझ में आ गया है। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एक तो आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या दिखना चाहिए, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है, मतलब हम कहीं ना कहीं अपने हिसाब से शायद इसको इमेजिन कर सकते हैं। देखिए लिगेंड भी वीक फील्ड है, मतलब पेयरिंग भी नहीं हुई होगी, और अगर पेयरिंग नहीं हुई है तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब बताइए टेट्राहेड्रल में तो गैप कम है, गैप कम है तो वेवलेंथ क्या आएगी, ज्यादा निकल कर आ रही होगी। तो अगर हम यहां पे ऑर्डर लिखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने को लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करना चाहें यहां पे तो आई कैन सिंपली से, देखिए सबसे कम वेवलेंथ किसकी आएगी, इस वाले कॉम्प्लेक्स की आएगी, दैट इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। उससे ज्यादा वेवलेंथ आएगी सेकंड वाले की, थर्ड वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी। थर्ड वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि मैंने बोला थर्ड वाला टेट्राहेड्रल है, मतलब डेल्टा बहुत कम होगा। डेल्टा कम मतलब लैम्डा एब्जॉर्ब्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा होकर आ जाएगा। सच इज गोइंग टू बी द बिहेवियर। सो एज यू कैन सी कि द अरेंजमेंट इज कमिंग आउट टू बी दिस। सबसे पहले मैंने इन दोनों को कंपेयर किया और फिर मैंने इसको देखा तो ये तो अपने पास में टेट्राहेड्रल ही निकल कर आ गया। सो वी कैन सिंपली हैव दिस ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा ज्यादा तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड कम, डेल्टा कम तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड ज्यादा। बेसिकली हमने यहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। ओके चलिए यहां पे अपने को एक और सवाल दिया हुआ है जिसके अंदर ये बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 विद डेल्टा ओ लेस देन P। अब आपको ध्यान होगा, देखिए D5 इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, और साथ में उन्होंने बोला हुआ है डेल्टा इज लेस देन P। अब देखिए अगर गैप कम है इसका मतलब तो क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जंप कर जाएगा। अब बताइए 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भर दूं, क्या आपको लगता है T2G में पहले 111 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर EG के अंदर भी 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? व्हाई? बिकॉज गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप होने की बजाय ऊपर जाना चाहेंगे, और अगर ऊपर चले जाएंगे तो इस तरीके का अरेंजमेंट क्रिएट होकर आ जाएगा। देखिए डेल्टा O लिखा हुआ है, इसका मतलब O से हमको ऑक्टाहेड्रल वाली फीलिंग आ रही है, और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो बताइए ऐसे ही स्प्लिटिंग होकर आएगी ना, पहले T2G ऑर्बिटल भरेंगे वो नीचे होते हैं, फिर EG ऑर्बिटल्स भरेंगे वो ऊपर की तरफ होते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट आता हुआ देखा जाता है। ठीक है ओके नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में। आपको पता है उसी को हम डेल्टा से इंडिकेट कर रहे होते हैं। ऑक्टाहेड्रल हो तो हम उसको डेल्टा O बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल हो तो डेल्टा T बोल देते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दिस, हम ये बोलेंगे जब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो सेंट्रल एटम के जो d ऑर्बिटल्स हैं वो उनके कारण रिपल्जन फेस करते हैं एंड दे गेट स्प्लिटेड अप इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। The separation of the splitting is going to be called crystal field splitting energy indicated by the symbol delta। इस तरीके के सवाल हमारे सामने यहां पे आ सकते हैं। ओके चलिए हमने CFT से रिलेटेड कोई बातचीत करी, थोड़ा बहुत कलर के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करी, ये सारा डिस्कशन हमारा होकर आ गया। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं एक और वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा जिसके अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। CFT VBT अपने आप में भी थोड़ा सा एक भारी टॉपिक रह रहा होता है, ये सारा पोर्शन यहां पे अभी कवर हो गया है। वी वर प्रिपेयर्ड टू टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म ऑल्सो, पर ठीक है उसको एक अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। ओके आप चाहें तो यहां तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बेस्ड ऑन VBT, CFT, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, समथिंग लाइक दैट, एंड उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हैं। दैट इज इट, थैंक यू।